Hello everyone. Good morning. How are you? I'm also fine. And how is going your life? My life is also getting along fine. Yesterday we learned about the use of the WH words. टोटल WH वर्ड्स को हमने लर्न करने की कोशिश की थी और WH वर्ड के द्वारा किस प्रकार हम सेंटेंसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं ये हमने WH वर्ड के रूप में जाना था। तो पहला WH वर्ड अपना था who, speak out, whose, whom, which, that, where, when, what, why। इसके बाद हमने सीखा था कि किस प्रकार हम WH का प्रयोग RP यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी भी वाक्य के बीच सब्जेक्ट और उसके द्वारा किए गए कार्य में बताने वाले रिलेशन को शो करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमारे सामने आया था who, whose, whom, which, that, where, when। इसके बाद हमने स्टार्ट किया how वर्ड और how का मतलब होता है कार्य का तरीका। व्हाट इज द मीन ऑफ द how? कार्य का तरीका। जब भी हमें किसी कार्य के तरीके को शो करना होता है यानी कि जब भी हमें किसी कार्य के प्रोसेस को शो करना होता है तो उस प्रोसेस को शो करने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। अथवा किसी भी व्यक्ति की स्थिति को जानने के लिए के लिए भी हम यहाँ किसका यूज करते हैं? हाउ का यूज करते हैं। जैसे मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो ये प्रश्न पूछता हूं हाउ आर यू, स्पीक आउट। अब हाउ आर यू का मतलब क्या है कि आप कैसे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कैसा है। तो आप इसका आंसर दे देते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल। इस तरह के आंसर्स आप अपनी प्रोसेसिंग कंडीशन को बताते हुए दे देते हैं। अब यहां सेकंड फैक्टर स्टार्ट होता है कि यदि किसी भी सेंटेंस को प्रोसेस के रूप में बनाना हो तो क्या हम हाउ का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल हम हाउ का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा एक प्रश्न है हाउ कैन वी प्रिपेयर टी। अब यहां एक प्रश्न आ रहा है हाउ कैन वी प्रिपेयर टी या हाउ वी कैन प्रिपेयर टी, दोनों ही अवस्थाओं में से बोला जा सकता है। हाउ वी कैन प्रिपेयर टी। अब यहां जो वाक्य पूछा जा रहा है, यहां जो सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है, इस सेंटेंस के अंदर किसी कार्य के करने का पूरा प्रोसेस हमें शो करना होता है, पूरा प्रोसेस हमें बताना होता है। तो जो बताया जाने वाला प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम केवल और केवल शो कर सकते हैं HOW हाउ के द्वारा। अब हम चाय कैसे बना सकते हैं? तो जो चाय बनाने का प्रोसेस होगा उस चाय बनाने के प्रोसेस को हम इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हमने पहले एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने कुछ पानी डाला, चाय की पत्ती डाली, गैस स्टोव जलाया, गैस स्टोव के ऊपर बर्तन को रखा, कुछ देर के बाद पानी उबलने लगा, फिर उसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया या फिर उसके अंदर थोड़ी अदरक, इलायची, दालचीनी या जो भी स्पाइसेस, जो भी मसाला आप उसमें डालना चाहते हैं वो डाला और अंत में आपने उसमें शक्कर मिलाई। अब ये जो सारी प्रोसेसिंग है, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग एक्सप्लेन किससे की जा सकती है? हाउ से। तो हाउ वर्ड जो है वो किसी भी प्रोसेस को बताने के लिए किया जाता है। 2 मिनट के लिए, क्योंकि आज सैटरडे है और आज पीडीपी क्लास का डे है, तो यहां हम सबसे पहले एक एक क्वेश्चन सबसे बनाएंगे और उसके बाद हाउ का जो सेकंड टर्म है, क्योंकि हाउ हमारा कल क्लियर हो गया था, हाउ का सेकंड टर्म यानी कि हाउ मैनी और हाउ मच हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं, ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न हु से बनने वाला है, आप मुझे बताएंगे। दैट इज द क्लियर। राम कौन है? यह राम है जो कि एक टीचर है। ही इज राम हु इज ए टीचर। तो जब मैंने हु को किसी भी सेंटेंस के बीच में ऐड कर दिया तो इसका मतलब यहां मेरा हु रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि आरपी के अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है। दैट इज द क्लियर। चलिए, यह मेरा भाई है जो कि एक डॉक्टर है। ही इज माई ब्रदर हु इज ए डॉक्टर। यह रवि है जो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही
is Ravi who is my best friend। यह गोपाल है जो कि एक दूध देने वाला है। अब दूध देने वाले को कहा जाता है मिल्कमैन। क्या कहा जाता है? तो मैंने क्या कहा? यह गोपाल है जो कि एक दूध देने वाला है, तो मैंने यहां कहा ही इज गोपाल हु इज ए मिल्कमैन। ये मैं हूं जो एक स्टूडेंट हूं। ये मैं हूं, ही इज आई, हु इज ए स्टूडेंट। दैट इज द क्लियर। तो यहां तक का हु हो गया। यह मेरा भाई है जिसका दोस्त मेरा क्लासमेट है। समझ में आ गया? यह रवि है जिसके पापा एक कलेक्टर है। ही इज रवि whose father is a collector। तो जब संबंधों को बताना हो, रिलेशन को बताना हो, तो हम इंग्लिश को बोलते समय किसका प्रयोग करते हैं? whose का प्रयोग करते हैं। whom अलग होने की अवस्था में जब किसी भी चीज को अलग किया जाता है अथवा देने का भाव जहां कहीं भी होता है, तो देने के भाव के रूप में हम किसका यूज करते हैं? whom का प्रयोग करते हैं। यह मोहन है जिसको मैंने 100 रुपए दिए। he is मोहन whom I gave 100 rupees। यह मेरा भाई है जिसको मैंने अपनी पुरानी किताबें दी। He is my brother whom I gave my old books। यह मेरे टीचर हैं जिनको मैंने फीस दी। He is my teacher whom I gave fees। यह एक गरीब बच्चा है जिसकी मैंने सहायता की। He is a poor चाइल्ड या बॉय। चाइल्ड तो बहुत छोटा बच्चा हो जाता है, तो पुअर बॉय का हम यूज या करेंगे। तो ही इज ए पुअर बॉय whom I helped। समझ में आ गया? अब थोड़ा आगे चलते हैं विच के रूप में। तो विच का मतलब यहां होता है निर्जीव चीजें, वस्तुएं, जानवर या फ्लूट थिंग्स जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो निर्जीव है, जानवर है, या वे चीजें जो निर्जीव अवस्था में है, फ्लूट कंडीशन में है, वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक डॉग है जो कि पिटबुल है। आई हैव ए डॉग विच इज पिटबुल। मेरे पास एक पेन है जो कि रेनोल्ड्स है। आई हैव अ पेन विच इज रेनोल्ड्स। मेरे पास एक कार है जो कि i10 है। आई हैव ए कार विच इज i10। यह एक कुर्सी है जो बहुत उपयोगी है। इट इज अ चेयर विच इज वेरी यूजफुल। अब यहां क्या होता है कि हम विच के बजाय दैट का प्रयोग भी इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में कर सकते हैं, इसके ऑप्शन के रूप में कर सकते हैं, विकल्प के रूप में किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कंडीशन में जो ग्रामेटिकल पोर्शन की चीजें आती हैं उनमें टेंसेस, रिलेटिव प्रोनाउंस आदि होते हैं। और बेटियों को तो खुश हो जाना चाहिए। कल की न्यूज देखी आप लोगों ने? नाउ यू हैव द 50% रिजर्वेशन इन द थर्ड ग्रेड थर्ड। अब जो L1 L2 थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकल रही है उसके अंदर आपको कितना रिजर्वेशन दे दिया गया है? 50%। तो मेहनत कीजिए और अच्छे से मेहनत करके अपनी लाइफ को आप और अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां मैं डेट का प्रयोग भी विच के विकल्प के रूप में कर सकता हूं। अब विच के विकल्प के रूप में डेट का प्रयोग कैसे किया जाएगा? यह मेरी गाय है। बोलिए, इट इज माई काउ, जो कि हॉलैंड से है। दैट इज फ्रॉम हॉलैंड। दैट इज फ्रॉम हॉलैंड। यह मेरा पेन है जो कि पार्कर है। इट इज माई पेन दैट इज पार्कर। तो यहां मैं विच और दैट दोनों का यूज कर सकता हूं। वेहर का प्रयोग किया जाता है स्थान या स्थान की चीजों को शो करने के लिए। तो जब वेहर का प्रयोग किया जाएगा तो वेहर किसी भी स्थान को शो करता है। जैसे यह मेरा घर है जहां मैं रहता हूं। वेयर आई लिव। यह वो कमरा है जहां मैं पढ़ता हूं। दिस इज द रूम वेयर आई स्टडी।
यह वह स्कूल है जहां मैं पढ़ाता हूं। दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच। यह वो शहर है जहां मैं कभी नहीं गया। दिस इज द सिटी वेयर आई नेवर वेंट। वेयर आई नेवर वेंट। ये वो बाजार है जहां मैं कभी नहीं गया। दिस इज द मार्केट वेयर आई नेवर वेंट। अब मैंने वेंट क्यों लगाया? क्योंकि मैंने हिंदी में कहा गया। अगर मैं यहां बोलता कि मैं नहीं जाता हूं तो मैं यहां गो का प्रयोग करता। जैसे यह वो दुकान है जहां मैं कभी नहीं जाता। दिस इज द शॉप वेयर आई नेवर गो। ये वह कॉलेज है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। दिस इज द कॉलेज। हाँ बोलिए ना। अब कॉलेज क्या है? पैलेसिंग कंडीशन है। लेकिन मैंने यहां एक शब्द बोला देखा, तो देखा बोलते हैं यहां विच आई नेवर सीन। लेकिन अगर मैंने यहां कह दिया कि जहां मैं कभी नहीं गया, तो कभी नहीं गया मतलब वेयर आई नेवर वेंट। और जहां मैं कभी नहीं जाता वेयर आई नेवर गो। अब बात करते हैं वेन की। वेन यहां दिखाता है समय को। तो समय की अवस्था के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सेंटेंस हमें प्रिपेयर करना है तो समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वेन का प्रयोग करते हैं। जैसे यह रात का समय था जब मेहमान मेरे घर आए। इट वॉज द टाइम ऑफ नाइट वेन गेस्ट केम एट माई होम। यह सुबह का समय था जब मैं जयपुर गया। इट वॉज टाइम ऑफ लगा सकते हैं, डायरेक्टली मॉर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इट वॉज मॉर्निंग When I went to Jaipur। यह 2 बजे का समय था जब मैंने खाना खाया। It was 2। अब 2 बजे दिन में अगर है तो PM लगा देंगे, अगर मॉर्निंग में है तो AM का यूज कर दिया जाएगा। तो मैंने क्या कहा? यह 2 बजे का समय था या ये रात के 2 बजे थे जब मैंने खाना खाया। It was 2 AM। It was 2 AM। अब AM का मतलब ही रात के 2 बजे हो गए। वहां हमें इन नाइट का यूज लेने की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने कहा इट वॉज 2 AM when I ate food। अब एट का मतलब क्या हो गया? खाया। यानी कि यहाँ बॉक्स नंबर 5 के सेंटेंसेस प्रिपेयरिंग कंडीशन में होते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट और वाई इनको नहीं दिखा जाता है। अब एक छोटी सी टेबल आपको यहाँ दिखाई जाएगी, जिस टेबल के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं कि हम इन WH वर्ड के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां अपने पास में सारे आरपी हैं। पहला आरपी क्या है अपने पास? हु के बाद क्या है? हुज के बाद, होम के बाद, विच के बाद, दैट के बाद, वेयर के बाद। ओके, तो यहां मैं इन सारे रिलेटिव प्रोनाउन को लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया हु, हुज, होम, विच, दैट, वेयर एंड व्हेन। अब मुझे ये जानना है कि मैं इन रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कहां कर सकता हूं और कैसे कर सकता हूं। तो यहां मैं देख रहा हूं कि यदि इसके पीछे कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। और कर्ता कैसा होना चाहिए? इंसान। और इसके बाद में कोई वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, तो ही मैं हु का यूज कर सकता हूं। जैसे ही इज, राम इज ए टीचर। अब यहां देखिए, ये राम जो है ये क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि ह्यूमन बीइंग हो गया। और इसके बाद क्या दी गई है? इज। तो इज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। तो अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है तो इन दोनों के बीच में ही हु का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यह गोपाल है जो कि एक छात्र है, ही इज गोपाल हु इज ए स्टूडेंट। ये मोहन है जो कि मेरा दोस्त है, ही इज मोहन हु इज माई फ्रेंड। तो मोहन और इज, इन दोनों के बीच में ही हम हु को बोल सकते हैं। अब समझ में आ गया? सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब कैसे होगी? जैसे शी इज रानी प्लेज हॉकी। अब यहां क्या आ जाएगा? हु। रानी कौन हो गई? सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट हो गई? ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसान है। और यहां क्या दिया गया है? प्ले। तो प्ले क्या होता है?
मैन वर्ब, मैन वर्ब यानी कि एक्शन। तो यदि मैन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हमें किसी वर्ड को ऐड करना है तो भी वो ऐड किया जाने वाला वर्ड क्या होगा, हु होगा। तो यहां सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी इज रानी हु प्लेज हॉकी, और ही इज राम हु इज ए टीचर। समझ में आ गया। यह रवि है जो फुटबॉल खेलता है, बनाओ बराबर, आराम से बनाइए। ही इज रवि हु प्लेज फुटबॉल, खेलता है तो प्लेज, क्योंकि रवि सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब मैन वर्ब बोली जाती है तो उनमें एस और ईएस का यूज करते हुए उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब यदि दिए गए रिक्त स्थान यानी कि ब्लैंक से पहले, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसे मैं क्लियर कर देता हूं। दिए गए ब्लैंक से पहले यदि कोई ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वही रहेगा ह्यूमन बीइंग, लेकिन इसके आगे कोई रिलेशन अपने को बोलना है, RELATION। रिलेशन का मतलब क्या हो गया, संबंध। यदि हमें किसी संबंध को बोलना है तो उस संबंध को सब्जेक्ट के और संबंध के बीच में हम हुज लगा सकते हैं केवल, बाकी नहीं लगाया जाता है। जैसे ही इज माई, ही इज रवि, ही इज रवि, ब्लैंक दे दिया मैंने, फादर। अब यहां रवि कौन है, ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान है, ह्यूमन कैटेगरी है, और यहां क्या है, फादर। तो रवि और फादर का कोई रिलेशन हो सकता है, इसलिए यहां हम क्या कर सकते हैं, हुज। समझ में आ गया। तो यहां हो जाएगा ही इज रवि हुज फादर। अब आगे कुछ भी दिया गया हो, हुज फादर इज ए टीचर, हुज फादर इज ए डॉक्टर, हुज फादर इज ए कलेक्टर, हुज फादर इज ए गुड पर्सन, हुज फादर इज ए पुअर पर्सन, हुज फादर इज ए काइंड पर्सन, कोई भी उसकी एबिलिटी बताई जा सकती है। लेकिन अगर डायरेक्टली हम यहां यूज करते हैं तो ही इज रवि हुज फादर। अब आगे की नॉलेज कोई भी हो, जो भी सेंटेंस हमें बोलना है, जिस प्रकार से बोलना है उस प्रकार से हम इस सेंटेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया सभी का। तो यहां सेंटेंस हो गया ही इज रवि हुज फादर। तो यदि किसी सेंटेंस के अंदर हमें हुज का प्रयोग करना है तो हुज का प्रयोग हम केवल और केवल कहां कर सकते हैं, जहां पहले सब्जेक्ट बोलना हो और सब्जेक्ट के बाद हमें किसी रिलेशन को बताना हो। अब रिलेशन कितने हो सकते हैं, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दोस्त, टीचर, डॉक्टर, ये सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, रिलेशंस हैं। इन सबसे कहीं ना कहीं हमारा एक संबंध होता है। जैसे मैंने कहा यह मोहन है जिसका दोस्त मेरा भी दोस्त है, तो मैं कहूंगा ही इज मोहन हुज फ्रेंड इज आल्सो माई फ्रेंड। ही इज मोहन हुज फ्रेंड। तो मोहन का और दोस्त का क्या कोई संबंध हो सकता है, हो सकता है ना, मोहन और दोस्त मतलब मोहन का दोस्त। तो यहां हम किसका यूज कर देंगे, हुज का। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के पहले हमें कोई सब्जेक्ट बोलना हो और सब्जेक्ट के बाद हमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और नेम, इनमें से कोई भी एक शब्द बोलना हो, ध्यान दीजिएगा। यदि हमें दिए गए सेंटेंस में whom को यूज करना है तो हम whom का यूज कब कर पाएंगे, हम whom कब यूज कर पाएंगे, जब हमें दिए गए सब्जेक्ट के बाद whom बोलना हो, और whom तब बोल पाएंगे जब इसके आगे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम दिया गया होगा। जैसे अब यहां सब्जेक्ट दिया गया है शी इज कोमल, यहां मैंने ब्लैंक दे दिया है और यहां दे दिया है आई। शी इज कोमल। अब कोमल कौन है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसी है, ह्यूमन बीइंग। सब्जेक्ट कैसी है, ह्यूमन बीइंग। और इसके जस्ट आगे क्या दिया जा रहा है, आगे क्या दिया जा रहा है, तो आई आ गया। इसका मतलब मुझे इस सेंटेंस के अंदर क्या यूज कर देना होगा, होम। अब आई के बाद का जो मैटर है वो आपके माइंड में अपने आप बैठ सकता है कि जैसे मैंने कहा ये कोमल है जिसको मैंने एक किताब दी, तो मैं कहूंगा शी इज कोमल whom आई गेव ए बुक। दैट इज द क्लियर। यहां कोई भी सब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अगर यहां कोई भी सब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग है और इसके बाद कोई सब्जेक्टिव कंडीशन आ रही है, चाहे वो आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, नेम है, इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्टिव कंडीशन आ रही है तो वहां हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, whom। तो यहां whom का यूज कर दिया जाएगा। whom का समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आरपी के रूप में हम whom का यूज कैसे कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आता है which। अब देखिए which में और who में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। which
और हु बहुत सिमिलर है। डिफरेंस केवल इतना सा होता है कि जो हु है इसके अंदर यहां कौन होता है, कर्ता ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन सब्जेक्ट जो ह्यूमन बीइंग है वो हु में होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम विच के रूप में ले जाते हैं तो यहां सब्जेक्ट हो जाता है एनिमल अथवा फ्लूइड थिंग्स, यानी कि यहां कोई एनिमल हो सकता है, कोई निर्जीव वस्तु फ्लूइड थिंग्स हो सकती है, और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए, जो कि रेनॉल्ड्स है, विच इज रेनॉल्ड्स। तो यहां मैंने कहा आई हैव ए कार, यहां इज नॉट माइन। अब देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैंने कहा है कि मेरे पास एक कार है जो मेरी नहीं है, मेरे पास एक कार है जो मेरी नहीं है। तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, विच। और विच अगर मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं विच करूं या विच बोलूं, मुझे विच बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, आवश्यक नहीं कि विच बोले, आप विच के सब्स्टिट्यूट के रूप में दैट का यूज भी कर सकते हैं। तो विच के बजाय हम यहां क्या बोल सकते हैं, दैट। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव ए कार दैट इज नॉट माइन। दैट इज द क्लियर। तो दैट का और विच का प्रयोग दोनों का एक जैसे किया जाता है। यदि हमें किसी भी सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस बोलना हो जिसके पहले कोई निर्जीव वस्तु है, कोई जानवर है, कोई फ्लूइड थिंग है, और उसके बाद में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब अथवा मैन वर्ब का यूज करना हो तो हम विच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा द डॉग ब्लैंक बार्क्स इज नॉट माइन। अब बार्क का मतलब क्या हो गया, भौंकना। बार्क का मतलब क्या हो गया, अब भौंकना क्या हो गई, एक मैन वर्ब हो गई। तो भौंकना यहां मैन वर्ब हो गई, तो मैंने कहा द डॉग विच बार्क्स इज नॉट माइन, ये कुत्ता जो भौंकता है ये मेरा नहीं है। दैट इज द क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा विच और दैट। अब वेयर के रूप में हम क्या करेंगे, यदि यहां कोई स्थान दिया गया है, यदि कोई स्थान यहां दिया गया है तो स्थान के रूप में हम किसका यूज कर देंगे, स्थान अगर दिया गया है, बाद में चाहे कुछ भी दिया गया हो, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का सेंटेंस बोल सकते हैं, तो यहां हम वेयर का यूज कर देते हैं। तो वेयर यूजफुल कैसे होगा, वेयर कैसे यूजेस होगा कि अगर कोई स्थान या स्थान से संबंधित सूचना वहां दी गई है, जैसे दिस इज माई रूम। अब रूम क्या हो गया, स्थान हो गया। तो ये मैं कहूंगा दिस इज माई रूम वेयर आई स्टडी। तो ये यहां क्या लिख दिया मैंने, वेयर कर दिया। और यदि किसी टाइम के स्ट्रक्चर के रूप में इसको दिया गया है तो हम किसका यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जब इसे देखा जाएगा तो हम यहां व्हेन का यूज कर देंगे। जैसे इट वॉज मॉर्निंग, इट वॉज मॉर्निंग आई केम फ्रॉम जयपुर। यानी कि ये कब का समय था, मॉर्निंग का, ये सुबह का समय था जब मैं कहां से आया, जयपुर से आया। तो मैं यहां क्या बोल दूंगा, व्हेन। अब ये हमारे आरपी की क्लास तीनों कंडीशन में क्लियर हो गई है। आप स्पोकन इंग्लिश के दौरान भी आरपी का यूज कर सकते हैं। जब आपको दो अलग अलग सेंटेंसेस को कंबाइंड करके कंजेक्ट करके बोलना हो तो वहां क्लोजेस के सेकंड पार्ट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमारे द्वारा किया जाता है। और यदि आपको इस सेंटेंस को इन एनी कंपटीशन एग्जाम प्रिपेयर करना हो तो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि आरपी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे वाले WH वर्ड की। ये WH वर्ड क्लियर हो गए हैं, हु, हुज, हुम, विच, दैट, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई। दैट WH वर्ड नहीं होता है लेकिन विच का सब्स्टिट्यूट होता है, इसलिए WH वर्ड के साथ हम दैट को पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद हमारा कंप्लीट हुआ था, ये आप डायरेक्टली इन वीडियो उतार सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको राइट करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस वीडियो को वापस रिव्यू करेंगे, देखेंगे, तो उस समय आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हाउ का प्रयोग हमने किया था किसी भी स्थिति को जानने के लिए अथवा किसी भी प्रोसेस को जानने के लिए। अब हाउ के बाद आज हमारा शुरू होता है
हाउ मेनी। तो हाउ मेनी का मतलब होता है संख्या। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है? संख्या। और इससे ली जाने वाली जानकारी होती है संख्यात्मक जानकारी, यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है काउंटेबल थिंग्स के लिए। अब किसी भी चीज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड एनीथिंग इनटू 3 टाइप्स। पहला टाइप काउंटेबल। काउंटेबल का मीन क्या होगा? व्हाट इज द मीन ऑफ द काउंटेबल? स्पीक आउट अलाउड। व्हाट इज द मीन ऑफ द काउंटेबल? जिसे गिना जा सके। तो एक चीज होगी, एक थिंग होगी काउंटेबल, यानी कि जिसे गिना जा सके, गिनने योग्य। एक होती है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल का मतलब क्या होगा? जिसे गिना न जा सके। और तीसरी चीज होती है काउंटेबल बट अनकाउंटेबल। जिसे गिना तो जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। तो 3 तरह के फैक्टर्स अपने सामने आए। पहला क्या आ गया? काउंटेबल। तो जितनी भी चीजें काउंटेबल है, उन काउंटेबल चीजों के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हाउ मेनी का। लेकिन अगर उस चीज को काउंट नहीं किया जा सकता है तो हम वहां किसका यूज करेंगे? हाउ मच का। अब काउंटेबल चीजें क्या है? जैसे मैंने कहा कमरे में कितने पंखे हैं। अब हाउ मेनी फैंस इन द रूम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां इस एक जगह है, एक पैलेस है। तो पैलेस के रूप में प्रयोग किया जाता है आर देयर। क्या प्रयोग किया जाता है? आर देयर। तो मैंने कहा कमरे में कितने पंखे हैं। हाउ मेनी फैंस आर देयर इन द रूम। क्लियर हो गया? कमरे में कितने बल्ब हैं? बोलिए। कमरे में कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रूम। केकड़ी के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं? हाउ मेनी हॉस्पिटल्स आर देयर इन केकड़ी। बस स्टैंड पर कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर एट बस स्टॉप। बस में कितने यात्री हैं? हाउ मेनी पैसेंजर्स आर देयर इन द बस। तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तुम्हारे परिवार में कितने आदमी हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तुम्हारे चेहरे पर कितनी आंखें हैं? हाउ मेनी आईज आर देयर ऑन योर फेस। ऑन योर फेस। तुम्हारे चेहरे पर कितनी नाक है? हाउ मेनी नोजेस आर देयर ऑन योर फेस। तुम्हारे चेहरे पर कितने कान हैं? हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन योर ऑन योर सॉरी ऑन योर फेस। समझ में आ गया? तो हाउ मेनी का यूज हमने किया किसी भी संख्या को जानने के लिए। लेकिन जब हम हाउ मच का यूज करेंगे तो हाउ मच का मतलब हो गया मात्रा। हाउ मच का यूज क्या हो गया? मात्रा। तो यदि किसी भी मात्रात्मक जानकारी को हमें प्राप्त करना है तो मात्रात्मक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हाउ मच का। जैसे जग में कितना दूध है। आप दूध को गिन सकते हो क्या? देखिए, काउंटेबल थिंग्स का मतलब होता है वे चीजें जिन्हें गिना जा सके, तोला ना जा सके, मापा ना जा सके। अनकाउंटेबल फैक्टर्स का मतलब होता है जिनको तोला जा सके लेकिन गिना ना जा सके। 2 फैक्टर काम करेंगे। जैसे मुझे कहना है बच्चे, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? पंखा, टेबल, लड़के, लड़कियां, कंप्यूटर, मार्कर पेन, दूध अनकाउंटेबल, घी, शक्कर, चावल, पानी, तेल। समझ में आ गया? रिलेशंस काउंटेबल होते हैं। अब मैं अगर गलती से हाउ मच का यूज हाउ मैनी की जगह कर देता हूं तो मेरे अर्थ बदल जाते हैं। मैं नहीं पूछ सकता कि तुम्हारे घर में कितने किलो आदमी है। मैं पूछ सकता हूं क्या? कभी कहा किसी दुकान पर जाकर भाई साहब 5 चावल दे दो, भाई साहब 4 शक्कर दे दो, 2 तेल दे दो? कभी कहा हमने ऐसा? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये चीजें मैच्योर की जाती है, इनको मेजर किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, इनको तोला जाता है, नापा जाता है। तो जिनको मापा जाता है अथवा
तोला जाता है वो चीजें हाउ मच कैटेगरी की चीजें हो जाती है। जिनको तोला नहीं जाता लेकिन काउंट किया जाता है, गिना जाता है, वो चीजें क्या होती हैं? काउंटेबल, यानी कि हाउ मेनी। अब तीसरा फैक्टर होता है जिनको गिना जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा सिर के बाल, सिर के बाल गिना जा सकता है ना, गिना जा सकता है ना। अरे यार हम कहते नहीं है क्या साले के सिर में 4 बाल नहीं है, बातें करता है बड़ी बड़ी। कितने बाल नहीं है? 4। किसी ने गिना तो होगा ना, है? स्टार, तारे गिने जा सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे हमने सप्तऋषि मंडल को गिना, तो सप्तऋषि मंडल मतलब 7 तारों का समूह। 7 तारों को किसी ने गिना तो होगा ना, तब जाकर तो सप्तऋषि मंडल बना, लेकिन उन्हें गिना नहीं जा सकता। तो ऐसी चीजें जिन्हें गिनी जा सकती है लेकिन गिनी ना जा सके वो कहलाती है काउंटेबल बट अनकाउंटेबल। लेकिन जिन चीजों को गिना जा सके वो कहलाती है काउंटेबल। तो काउंटेबल चीजों को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जब बोलते हैं तो हाउ मेनी। लेकिन जब किसी चीज को तोला जाता है, मापा जाता है, तो मापी जाने वाली चीजें और तोली जाने वाली चीजों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाउ मच। तो वहां हम किसका यूज करेंगे? हाउ मच। जिन चीजों को तोला अथवा मापा जा सके उसके लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे, जिन चीजों को गिना जा सके उनके लिए हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो अब मैं हिंदी प्रश्न बोल रहा हूं और आप मुझे बोलकर बताएंगे कि क्या हम इन सेंटेंसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं आप उन्हें प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करके मुझे बोल के दिखाएंगे कि क्या इन शब्दों को बोला जा सकता है।